हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो साइंस की सीरीज में हम आज बात करेंगे ऊष्मा एक परिचय चैप्टर पर, यानी हीट एंड इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऊष्मा का परिचय, यानी इसके बारे में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट। तो उसका क्या है, इसको देखते हैं एक बार। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और अतः यह ऊष्मा का SI मात्रक भी जूल है ना। हालांकि जूल के अतिरिक्त व्यवहार में कैलोरी भी है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा का अगर हम बात करें, सामान्य परिचय ये है कि ऊष्मा जो है एक प्रकार की एनर्जी है, और यानी कि उसमें जो शक्ति एक प्रकार से जो उत्पन्न होती है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये ऊर्जा का ही एक रूप है। और अगर इसकी बात करें हम, SI जो मात्रक होता है इसका, वो होता है जूल, है ना। अगर बात करें इसके अतिरिक्त भी जो है कुछ जो मात्रक होता है वो माना जाता है कैलोरी, है ना। तो ये होता है। अगर हम बात करें ऊष्मा का स्थानांतरण जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसका एक सामान्य सा नियम है कि अगर मान के चलिए एक तरफ जो है इधर ज़्यादा हीट है ना, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है और इस पिंड में जो है टेम्परेचर कम है, इसमें टेम्परेचर कम है, इसमें ज़्यादा है। तो अगर बात करेंगे, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो जो है ये ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किस ओर से किस ओर होता है, जो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। तो ये एक सामान्य सा नियम है। और ऊष्मा का द्रव्यमान एवं ताप से सीधा संबंध होता है। ऊष्मा की अगर हम बात करें, ऊष्मा का क्या होता है, द्रव्यमान और तापमान। यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी जो है उसकी जो पदार्थ है उसकी जो है ऊष्मा बढ़ेगी। तो ये चीज़ होता है कि उसके तापमान का जो है और द्रव्यमान का ऊष्मा से सीधा संबंध होता है। अगर हम बात करें इसका जो एक कैलोरी होती है जो होती है वो उसका मान होता है 4.186 जूल। यानी एक कैलोरी का मान जो होता है वो 4.186 होता है। यानी ये इसका जो है एक कैलोरी के बराबर होता है। तो ये जूल का मात्रक है कैलोरी। तो इसको हमने देखा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब ऊष्मा के प्रकार। यानी देखिएगा, ऊष्मा के प्रकार जो होते हैं उसको हम देखेंगे किस प्रकार से कौन सी ऊष्मा होती है, उसको हम समझने का और जानने का प्रयास करेंगे, यानी टाइप ऑफ हीट्स। तो इसमें ऊष्मा के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं मुख्य रूप से। एक होती है हमारी विशिष्ट ऊष्मा, यानी स्पेशल जो स्पेसिफिक ऊष्मा होती है, और एक होती है गुप्त ऊष्मा, यानी लेटेंट हीट। तो अगर हम बात करें कि देखिए सामान्य से क्या होता है, इसमें किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में प्रयुक्त ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी मान के चलिए ये 1 ग्राम जो है कोई पदार्थ है ना, इसको जो है अगर हम कोई तापमान जो है, इसका तापमान मान के चलिए 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है सामान्य स्थिति में। अगर हम इसको जो है 1 ग्राम, जो ये 1 ग्राम हुआ, ये 1 ग्राम जो तापमान मात्रा है, और इसको हम जो है इसका तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसको क्या करें कि इसका जो तापमान है वो 16 डिग्री करें, अब 16 डिग्री करें तो ये जो 1 ग्राम का तापमान है इसमें जितनी ऊष्मा प्रयुक्त होगी, यानी 1 ग्राम का जो ये पिंड है, अगर हम इसमें जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 16 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं तो इसमें जो प्रयुक्त ऊष्मा होगी, अब भाई ऊष्मा तो लगेगी ना, यानी इसको जब गर्म करेंगे तो ऊष्मा तो लगेगी, है ना, एनर्जी तो लगेगी। तो वही ऊष्मा, वही एनर्जी जो होती है जो तापमान को 15 डिग्री से बढ़ाकर 16 डिग्री कर दे, यानी का मतलब है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो उसमें वृद्धि कर दे, तो उसे हम कहते हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा है। इसमें क्या होता है, अब विशिष्ट ऊष्मा कैसे होती है देखिएगा, क्रम से कैसा होता है। देखिए, अगर हम बात करें ठोस, द्रव और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा जो है क्रम से आरोही क्रम में होती है। यानी अगर हम बात करें जो ठोस की, द्रव की और गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कैसी होती है, वो आरोही क्रम में होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि ठोस में जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा जो ठोस होता है उसकी ऊष्मा गुप्त जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कम होती है, उसके बाद जो है द्रवों की उससे ज़्यादा होती है, और उसके बाद में जो है गैसों की उससे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये ठोसों में और द्रवों में और गैसों में क्रम से क्या होती है, वो आरोही क्रम में होती है ना। अब बात करते हैं जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वे देर से ही गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। अब जिसकी जो है मान के चलिए जो विशिष्ट ऊष्मा है उसकी अगर मान के चलिए क्या होता है, उसकी अगर जो विशिष्ट पदार्थ है उसकी अगर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है तो वो देर से ही गर्म होंगे और देर से ही ठंडे होंगे। जैसे जल है, तो जल क्या होता है, देर से ही गर्म होता है और देर से ही जल्द ठंडा होता है। इसी प्रकार मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी भी क्या होती है, देर से ही गर्म होती है और देर से ही ठंडी होती है। वहीं अगर हम बात करें लोहे या इस तरह से जो टीन है तो उनकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है
अब उनके जो क्या होता है जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जैसे कांच, लोहा। तो इनका क्या होता है आपने देखा होगा, जो लोहा है, कांच है, उसको हीट दो तुरंत जो है वो गर्म हो जाता है और तुरंत ही वो ठंडा भी हो जाता है। इसी तरह लोहा ले लो या कांच ले लो। और इसी तरह से हमारा जो होता है, अगर जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक वाले पदार्थ हैं वो है जैसे जल, मिट्टी। तो मिट्टी के जो ज़्यादातर देखेंगे हम जो कच्चे मकान होते हैं उसमें क्या होता है ठंड भी बहुत कम लगती है और गर्मी भी बहुत कम लगती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको गर्म करने में उसको जो है बहुत समय लग जाता है और बहुत जल्दी जब वो इतने गर्म नहीं हो पाते फिर उसका जो है ठंडे होने का टाइम हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ये विशिष्ट ऊष्मा होती है कि मतलब प्रकार से क्या होती है कि ऐसी जो मतलब कोई एनर्जी जो किसी भी जो 1 ग्राम पिंड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो प्रयुक्त ऊष्मा है उसको ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा के जो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मान के चलिए कांच में, लोहा में, ये कम ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ हैं। जल है, मिट्टी है, ये जो है अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ होते हैं। ये देर से ठंडे और देर से गर्म होते हैं, जबकि कांच और लोहा जो है ये जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। तो ये विशिष्ट ऊष्मा के उदाहरण हैं, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। अब किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का अवस्था परिवर्तन हेतु जो प्रयुक्त ऊष्मा है उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए पदार्थ वही है 1 ग्राम, मान के चलिए 1 ग्राम है। अब ये ठोस है, कैसा है ये ठोस है, यानी सॉलिड पदार्थ है कोई, है ना, सॉलिड पदार्थ है, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, अब लोहे का मान के चलिए इसको हम पिघलाना चाहते हैं, इसको जो है हम द्रव में बदलना चाहते हैं, है ना। किस में बदलना चाहते हैं हम, द्रव में बदलना चाहते हैं। तो अगर हम मान के चलिए ये ठोस पदार्थ है 1 ग्राम और इसको हम किस में बदलना चाहते हैं, इसको हम जो है द्रव में बदलना चाहते हैं, यानी कुछ पिघला करके उसका कुछ बनाना चाहते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये ठोस है, अब इसमें जो है जितनी हीट दोगे आप, अब क्या है 1 ग्राम ले लो, ये 1 ग्राम जो है एक कोई ठोस पदार्थ है लोहे का और इसको हम पिघलाना चाहते हैं। अब पिघलाने में जितनी ऊष्मा गर्म होगी, यानी जो प्रयुक्त होगी किसके आने तक, जब तक वो द्रव न बन जाए, है ना, जब तक वो द्रव न बन जाए। तो कहने मतलब यह है, ये ठोस जो है जब तक द्रव न बन जाए तो उस स्थिति में जितनी भी प्रयुक्त ऊष्मा होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, एक जो पदार्थ है उसकी अवस्था परिवर्तन में क्या होता है, प्रयुक्त होती है। जबकि अगर हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा की, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, पदार्थ का कोई चेंज नहीं होता, वही रहती है, बस उसका क्या होता है टेम्परेचर जो है 1 डिग्री जो है उसमें क्या होता है बढ़ाना होता है। तो वो चीज़ें होती हैं, एक तो विशिष्ट ऊष्मा और एक गुप्त ऊष्मा। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपका। तो ये चीज़ जो है ये था आपका विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, तो ये हमने समझा। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे देखिएगा तापमान की, यानी तापमान क्या होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसको समझते हैं। दादा है कि तापमान किसी पिंड की उष्णता यानी हॉटनेस है, यानी गर्म है, गर्मता जो है गर्मी कैसे जैसे कहते हैं, और शीतलता यानी कोल्डनेस है। यानी किसी भी पिंड की जो उष्णता यानी गर्मी, यानी जो हम कह सकते हैं ना हीट, तो उसका जो हीटनेस है और कोल्डनेस है उसकी माप होती है, उसे हम कहते हैं क्या, तापमान। यानी कोई पदार्थ जो है उसका कितना यानी गर्म है, कितना यानी ठंडा है, तो उसकी जो माप है वही कहलाती है तापमान, है ना। अब इसकी बात करें तापमान की, तो तापमान का जो SI मात्रक होता है वो होता है केल्विन। SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। वैसे तो आपने देखा होगा फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी, केल्विन में भी अलग अलग तरीके से उसको मापा मतलब उसका जो है मात्रक होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी SI मात्रक की, तो SI मात्रक क्या होता है इसका, केल्विन होता है ना। तो अगर ये होता है इसका तापमान का क्या होता है, उष्णता और शीतलता का जो होता है ये माप होती है, यानी कोई पदार्थ कितनी उष्णता में है और कितनी जो है शीतलता में है, वही जो है तापमान कहलाता है। तापमान के जो पैमाने हैं, स्केल हैं, वो देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस और एक होता है केल्विन। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जहाँ तक फ़ारेनहाइट की बात है, तो जर्मनी के फ़ारेनहाइट द्वारा 1770 ईस्वी में इसका जो है आविष्कार किया गया था, फ़ारेनहाइट का। अब इसमें फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इसका जो फ़ारेनहाइट में होता है, इसमें जो है 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक जो है इसमें क्या होता है, स्केलिंग होती है। जो इसका जो है मतलब कह सकते हैं बिंदु होते हैं 32 से 212 यानी फ़ारेनहाइट तक। तो इसका कहने मतलब यह है, इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 180 पॉइंट होते हैं ना बीच के, है ना। तो इसका जो मनुष्य का अगर हम बात करें, मनुष्य का जो तापमान होता है, सामान्य तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में, वो होता है 98 डिग्री 4 यानी 98.4 फ़ारेनहाइट, है ना, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है।
ये जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है सामान्य मनुष्य का, है ना। इसकी अगर हम बात करें, फिर बात करते हैं यहाँ पर जो है सेल्सियस की। तो सेल्सियस को जो है तापमान, जो पैमाना है, वो किसने आविष्कार किया था इसका? ये आविष्कार किया था आपका सेल्सियस ने। और ये पहले फ़ारेनहाइट का आविष्कार किया गया, फिर उसके बाद जो है वो सेल्सियस का आविष्कार किया गया। तो सेल्सियस में क्या होता है? सेल्सियस में देखिएगा 0 से लेकर और 100 तक जो है वो स्केल में, यानी जो मतलब नंबर होते हैं ये होते हैं, यानी उसके 100 भागों में उसको बांटा जाता है। और यहाँ पर 180 भागों में बांटा गया है। इसमें अगर बात करें, मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, सामान्य टेम्परेचर, वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का जो तापमान है वो कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.4 और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर केल्विन की। तो देखिएगा केल्विन जो है सबसे बाद में इसका आविष्कार किया गया 1852 में, यानी 1852 में। तो ब्रिटेन के केल्विन है और स्वीडन के सेल्सियस हैं और जर्मनी के फ़ारेनहाइट हैं। तो अगर बात करें केल्विन की, तो जो केल्विन में है 273 के से लेकर 373 के बीच में जो है इसमें जो है स्केलिंग होती है। कहने का मतलब यह है, इसमें भी जो है 100 जो क्या कह सकते हैं, इसमें जो है नंबर्स होते हैं, यानी इसके 100 भागों में इसको भी बांटा जाता है। तो हमने देखा कि सेल्सियस को, यह केल्विन को 100 भागों में बांटा गया है, जबकि फ़ारेनहाइट को जो है 180 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें यहाँ मनुष्य का तापमान जो होता है वो होता है 310 केल्विन। तो ये होता है ना। तो ये हमने देखा, पैमाने, जो तापमान के पैमाने होते हैं, स्केल होते हैं, वो हमने यहाँ पर देखे। अब हम बात करेंगे, देखिएगा परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम बात करेंगे। तो ध्यातव्य है कि अभी तक अधिकतम तापमान कितना हो सकता है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है ना। यानी हम कितना टेम्परेचर हो सकता है इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन न्यूनतम ताप की पुष्टि हो चुकी है कि जिसे जो है 0 केल्विन माना जाता है, कि इसका जो न्यूनतम ताप है, ये इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि न्यूनतम ताप जो कितना होगा, -273 यानी डिग्री सेल्सियस। ये 0 हम कह सकते हैं इसको 0 केल्विन। तो हम कह सकते हैं या तो 0 केल्विन होगा या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होगा, जो हमने यहाँ पे देखा था ना। क्योंकि देखिएगा सेल्सियस और जो है केल्विन में जो है कितने भाग हैं? 200 भाग ही हैं। और इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पर 273 केल्विन है ना। तो यहाँ पर होता है ना। तो ये है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसे भी क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्मामीटर की। तो देखिएगा थर्मामीटर की जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा कि कुछ इस तरह से कई सारे जो हैं कई तरीके के थर्मामीटर होते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीक़ों की जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं इसको। तो देखिएगा, ये सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर द्रव तापमापी, यानी जिसमें लिक्विड भरा जाता है, ऐसे थर्मामीटर कौन कौन से होते हैं, इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तो ऐसा थर्मामीटर होता है जिसमें जो है पारा यूज़ होता है, यानी मरकरी यूज़ होता है। तो उसमें जो एक तो मरकरी यूज़ होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो उसमें मापा जाता है -39 से लेकर के 357 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो जिसमें पारा यूज होता है उसमें हम जो मापते हैं टेम्परेचर, वो -39 से लेकर के 357 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है मापते हैं। अब जो डॉक्टर के पास होता है थर्मामीटर, उसमें कहाँ से कहाँ तक जो है उसका जो है मतलब स्केलिंग होती है। तो उसकी जो स्केलिंग होती है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में जो है उस डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है उसमें मतलब स्केलिंग की जाती है। इसी तरह से एक एल्कोहल युक्त होता है, जिसमें यानी एक तो पारा युक्त हो गया, पारे का यूज होता है। दूसरा होता है हमारा एल्कोहल युक्त, यानी जिसमें एल्कोहल भरी जाती है, एल्कोहल का यूज होता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -40 डिग्री सेल्सियस तक के बीच की जो है इसका तापमान का मतलब इसका मापन किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे लिक्विड थर्मामीटर। अब बात ये यहाँ पर गैस थर्मामीटर की बात, यानी जिसमें हम गैसों का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा गैसों में हम बात करें तो देखिए हाइड्रोजन एक तो होती है, एक होती है नाइट्रोजन, यानी दो तरीके से जो है मुख्य रूप से हम यूज़ करते हैं। जिसमें एक तो गैस हाइड्रोजन भरी जाती है और गैस जो है नाइट्रोजन भरी जाती है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन वाली, तो एक तो हाइड्रोजन में जो है उसका तापमान मापा जाता है जिनके पिंड जो है जिस पिंड का जो है टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक मापा यानी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे जो पिंड हैं जिनका जो है हमें टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक मापना होता है, तो उसमें जो है हम हाइड्रोजन युक्त जो है थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो नाइट्रोजन युक्त थर्मामीटर होता है, उससे जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक के जो तापमान है वो माप सकते हैं।
तो ये हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन युक्त होता है। अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, एक होता है हमारा रेडिएशन थर्मामीटर। तो रेडिएशन थर्मामीटर में क्या होता है, रेडिएशन थर्मामीटर वहाँ यूज होता है जहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसका जो मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं हम उसको 800 डिग्री सेल्सियस से जो है इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है, उसके बाद ही ऊपर तक ये मापता है, चाहे 1000, 1500, 2000, 25, यानी 2500, 3000, ये जितने भी टेम्परेचर मापे जाते हैं ना, 6000, 7000, ये इससे भी, जैसे मान लीजिए हमें सूरज का तापमान मापना है, तो सूरज का जो तापमान मापा जाएगा वो रेडिएशन थर्मामीटर से मापा जाएगा। तो ये थर्मामीटर हमने देखे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, इस पर हमने चर्चा की। हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर तापमान वृद्धि के प्रभाव। अब जो हमारा तापमान होता है उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो किसी पिंड का तापमान बढ़ाने से उसके अंदर जो ऊष्मा का संचय होता है, जाहिर सी बात है, कोई पिंड है अगर उसमें हम ऊष्मा का जो संचारण करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका तापमान क्या होगा, वही बढ़ेगा, जिससे जो है पदार्थ पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। तो यही प्रतीत होता है। इसके बाद में सामान्यतः ताप बढ़ाने पर पदार्थों का आयतन बढ़ता है। अब मान के चलिए कोई भी सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ये होता है कि हम कोई पदार्थ है तो उसका जब हम टेम्परेचर देते हैं, उसको हाई मतलब हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में होता क्या है, वो जो है उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मोम ले लीजिए या घी ले लीजिए, अगर मोम या घी ले लिया हमने तो उसमें क्या होगा, उसको गर्म कीजिए। अब गर्म करने के बाद में क्या होता है, वो पिघलना शुरू होता है ना, तो पिघलने के बाद में क्या होता है, वो उसका जो है फैल जाता है थोड़ा सा, यानी उसका जो है एक्सपेंशन होता है, यानी उसका जो है क्या होता है, मतलब प्रसार होता है। तो ये मोम है, घी है। लेकिन होता क्या है, अपवाद स्वरूप यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको तब यानी गर्म करने पर होता क्या है, उसका उल्टा होता है, यानी फैलने के बजाय यानी उसका जो आयतन प्रसार है बढ़ने के बजाय वो घटता है। जैसे लोहा, अब लोहे को अगर आप गर्म करेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, यानी गर्म होकर वो क्या होता है, सिकुड़ता है। ऐसे आप बर्फ़ को ले लीजिए, तो बर्फ़ को आप देखिएगा, बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, कितना बड़ा होता है, अगर उसको आप हीट देंगे तो क्या होगा, वो हीट देने के बाद में होगा क्या, वो सिकुड़ जाएगा, यानी जो है वो पिघल कर छोटा हो जाएगा। तो ये होता है, इसके जो है कैसे होते हैं, ये अपवाद स्वरूप होते हैं, यानी लोहा, बिस्मित और बर्फ़। तो इस प्रकार की ये चीज़ें हैं जो है इसका तापमान की वृद्धि का जो है क्या होता है, इसका गर्म करने पर क्या होता है, ये सिकुड़ते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ध्वनि के बेग की। ध्वनि का बेग इसे थोड़ा सा कर देते हैं। तो ध्वनि की अगर हम बात करें, बेग और वायु के तापमान में सीधा संबंध होता है। यानी ध्वनि का बेग जो है मान के चलिए, और वायु का तापमान, यानी अगर वायु का तापमान जो है, ये वायु का तापमान है, यानी ये वायु है, इसमें क्या जा रही है, इसमें जा रही है हमारी ध्वनि, यानी ध्वनि का जो है गमन हो रहा है, एक प्रकार से ऐसे मान के चलिए, है ना। अब ये इसका जो ध्वनि की बेग है मान के चलिए, तो आपके क्या करेंगे, इसमें जो है सामान्य तापमान है। अब हम बात करते हैं इसका जो है तापमान बढ़ा करके हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना। मान के चलिए एक 25 डिग्री सेल्सियस था, है ना, सामान्य तापमान इसका, और फिर आकर के हमने जो है 28 डिग्री के आसपास कर दिया, या 26, जो भी मान लीजिए। अब इसमें जो है जो बेग है, इसका ध्वनि का बेग क्या होगा, इसका हम बात कर रहे हैं। तो ध्वनि के बेग और वायु के तापमान में सीधा संबंध होता है, यानी जो ध्वनि का बेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ध्वनि का बेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तापमान और तापमान में और ध्वनि के बेग में सीधा संबंध होता है। जब वायु का तापमान जब बढ़ेगा तो उसकी ध्वनि का बेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि के बेग और वायु के तापमान में सीधा संबंध होता है, ये इसका संबंध होता है, तापमान की वृद्धि का प्रभाव है ये, है ना। आगे बात करेंगे, देखिएगा, एक होती है ताप युग्म तापमापी, यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये क्या होता है, बहुत ही स्पेशल है, और ख़ास तौर से कहाँ यूज होता है देखते हैं इसको। देखिए, ये ध्यातव्य है कि उत्तर तापमापी यानी जो तो उच्च युग्म तापमापी होता है, इन थर्मोकपल थर्मोमीटर जो होता है, ये सीबेक प्रभाव पर कार्य आधारित होता है। इस तापमापी द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। किसके, तो थर्मोकपल थर्मोमीटर द्वारा। तो ये जो है इसका देखिए मिनिमम भी है यहाँ पर -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर, और जो है 1600 डिग्री मतलब 1600 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका मापन कर सकते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर के माध्यम से। तो ये हमने तापमान में वृद्धि के प्रभाव देखे, है ना। अब आगे हम बात करेंगे, देखिएगा, ऊष्मीय प्रसार। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऊष्मीय प्रसार, यानी जो ऊष्मा का प्रसार होता है, यानी थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, ध्यातव्य है कि सामान्यतः होता क्या है, सभी पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उसकी सीमाओं, यानी जैसे कोई भी चीज़ है, ये मांग चलिए, सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः हम देखते हैं ना, कोई भी चीज़ को हम सामान्य रूप से लेते हैं, विशेष रूप से नहीं लेते, है ना। तो ये एक पदार्थ है ना। अब क्या हो रहा है, पदार्थ, इस पर आप जो है गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसको, है ना, ऊष्मा दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, पदार्थों का ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ा, तो इसमें क्या होगा, अब ये प्रसार करेगा, यानी फैलेगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, है ना। लंबाई में फैल सकता है,
क्षेत्रफल में फैल सकता है और आयतन में फैल सकता है। इसकी बीमाएँ होती हैं, यानी कि बीमाओं में जो फैल सकता है, ये तो लंबाई में फैल जाएगा, है ना, या फिर क्षेत्रफल में फैल जाएगा, और या फिर ये आयतन में फैल जाएगा। तो इस तरह से फैलता है। इसका जो प्रसार होता है, जिसका मुख्य कारण होता है अणुओं के बीच की दूरी बढ़ना। अभी क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं ना इसको, तो इसके जो अणु होते हैं वो पहले तो करीब करीब होते हैं, है ना, इस तरह से मान लीजिए करीब करीब हैं। अब क्या होगा, जब इसमें ऊष्मा दी जाएगी तो ये क्या होगा, इनकी दूरी बढ़ जाएगी, बीच की दूरी, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएंगे ये। अब जब दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इसमें जो है एक्सपेंशन होगा ना, प्रसार होगा, यानी फैलेगा ये। तो यही जो प्रसार होता है, अणुओं के बीच की दूरी जो बढ़ना होता है, उक्त प्रसार को ही क्या कहते हैं, हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो क्या होता है, ये ऊष्मीय प्रसार होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऊष्मा के जो प्रसार होते हैं वो किस किस रूप में देखे जाते हैं। ठोसों में सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा का प्रसार किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं, है ना, समझते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कैसा होता है। रेखीय प्रसार होता है सबसे पहली बात, यानी कोई चीज़ अगर मान के चलिए ये कोई चीज़ छड़ रखी हुई है ना, किसी भी धातु की है ना, लोहे को छोड़ करके मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए सोना है ना, गोल्ड है, तो गोल्ड की एक छोटी सी जो है पत्ती रखी है, उसको आप गर्म कीजिए तो ये क्या होगी, ये लंबाई में क्या होगी, प्रसार होगा, इधर फैलेगी, थोड़ी सी इधर फैलेगी, है ना। दूसरी बात, क्षेत्रीय प्रसार भी होगा। अब क्षेत्रीय प्रसार मतलब ये है, इसका क्षेत्रफल जितना था उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, चाहे जितना भी बढ़े, है ना। आयतनीय प्रसार भी बढ़ जाएगा, आयतन का भी प्रसार होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो है ठोसों में क्या होता है, रेखीय प्रसार भी हो सकता है, क्षेत्रीय प्रसार भी हो सकता है, और आयतनीय प्रसार भी हो सकता है ना। तो तीनों प्रकार के जो है ठोसों में देखे जाते हैं। रेखीय प्रसार भी, क्षेत्रीय प्रसार भी, यानी रेखा यानी लंबाई में बढ़ सकता है, क्षेत्रफल में बढ़ सकता है, या फिर आयतन में भी बढ़ सकता है। इसे कहते हैं हम रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनीय प्रसार। अब विद्युत तारों को दो खंभों के बीच कुछ ढीला रखा जाता है। एक मान के चलिए ये है ना, ये किला है, पिलर हैं, लाइट के पोल हैं, ये ऐसा अगर लाइट के पोल हैं ये, और ये लाइट के पोल। अब इसमें क्या होता है, देखिए तार आपने देखा होंगे कुछ इस तरह से बने होते हैं ना, कुछ ढीला छड़ा जाता है उनको बनाते हुए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जब गर्मी में क्या होता है, इनका गर्मी में जब टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, जब इसको जो है हीट लगती है तो क्या होता है, इनका प्रसार हो जाता है, ढीले पड़ जाते हैं। जब जो है ठंड का टाइम आता है, क्या हो जाता है, इनका जो इनकी थर्मामीटर मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो कम होने से क्या होता है, ये फिर सिकुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ढीला रखना होता है, इसलिए ताकि जो है वो ठंड में क्या है, जो सिकुड़न होती है ना, वो उसमें दिक्कत ना हो, है ना, गर्मी में और ठंड में इस तरह से जो है उसका साइड इफेक्ट ना होना चाहिए। तो इसलिए जो है इसको ढीला रखा जाता है ताकि जो है समय रहते उसमें जो है क्या हो सके, यानी एडजस्टमेंट हो सके, है ना। तो ये बात है। रेल की पटरियों की बात करते हैं। रेल की पटरियों के जोड़ों को भी कुछ इस तरह से रखा जाता है ना, थोड़ा सा उनमें गैप दिया जाता है ताकि जो गर्मी का समय आए तो अगर ये प्रसार हो तो थोड़ा सा ये प्रसार होने के बाद में जो है एक दूसरे ऊपर चढ़े ना, बल्कि ये इस गैप के बीच में ही रह जाए, है ना, कुछ इस तरह से होता है। कांच का गिलास कई बार गर्म पानी में डालने से टूट जाता है। तो उसमें क्या होता है, देखिएगा कांच का गिलास रखा हुआ है अचानक, है ना, ये कांच का गिलास है ना। अब इसमें क्या होता है, ये सामान्य रूप से रखा था, सामान्य टेम्परेचर था। अब इसमें क्या हुआ, आपने तुरंत जो है कोई पानी वो डाल दिया, गर्म पानी। अब गर्म पानी डाला तो क्या हुआ, इसमें जो है गिलास का, कांच का जो है, इस कांच का क्या हुआ, अचानक प्रसार हुआ, अचानक प्रसार। तो अचानक जब प्रसार होगा तो जाहिर सी बात है जब प्रसार होगा तो इसमें क्या होगा, चटकन आ जाएगी, टूट सकता है। तो यही होता है, कांच का गिलास गर्म कई बार जो है गर्म पानी डालने से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ये ठोस के जो ऊष्मीय प्रसार हैं ये हमने देखे। अच्छा, अब हम बात करेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार कैसा होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। द्रवों में जो ऊष्मा का प्रसार होता है उसको देखते हैं। चूंकि द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे कि हम जानते हैं द्रव जो है, जो कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। निश्चित आकार का मतलब ये है, अगर आपने इस तरह का डब्बा है उसमें द्रव डाला तो इजी आकार ले लेगा, आपने गिलास में डाला तो गिलास का आकार ले लेगा, है ना। तो किसी भी रूप में आप डाल दीजिए, जो द्रव है वो उसी रूप में बन जाता है जिस रूप का वो बर्तन है। लेकिन अब अगर ठोस की बात करें तो ठोस जो है, कोई टुकड़ा अगर आप इसमें डालेंगे तो ठोस यही रहेगा, इसमें रहेगा, गिलास में भी रहेगा तो वो अपने रूप में रहेगा, इसमें गिलास में रहेगा तो, या फिर किसी जो हमारा कोई भी बर्तन होता है तो उसमें डालेंगे तब भी वो ऐसा का ऐसे ही रहता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है द्रव का। लेकिन अगर ठोस की बात करें तो उसका निश्चित आकार होता है ना। हालांकि आयतन, इसका आयतन बराबर मतलब आयतन जो है होता है, निश्चित होता है, लेकिन अगर बात करें उसका जो आकार है वो आकार निश्चित नहीं होता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, चूंकि द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अतः इनका केवल आयतनीय प्रसार होता है। भाई आकार होगा ही नहीं तो आकार में कैसे होगा, है ना। तो इसका क्या होगा, आयतन का प्रसार होगा। तो आयतन जो है, या तो ये आयतन कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रीय या फिर रेखीय प्रसार इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है वो ठोस में होता है, क्योंकि उसका जो आकार है वो ठोस में ही रेखीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार होते हैं, अन्य में नहीं होते हैं ना। तो ये है। जल को छोड़कर सभी द्रवों का ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। ध्यान रखिए, यानी जल को छोड़ दीजिए आप,
उसके अलावा जितने भी द्रव है ना, उनको तापमान बढ़ाने पर उसके जो है आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। तो जब आयतन में अगर मान के चलिए कोई भी है तो उसका आयतन क्या होगा, गर्म करने पर उसका आयतन क्या होगा, वो बढ़ेगा ही। हालांकि इसका भी बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है उसको देखेंगे हम। जो असामान्य प्रसार होता है उसकी बात करेंगे हम, है ना। तो ये होता है, जल में असामान्य प्रसार देखा जाता है। असामान्य प्रसार का मतलब देखेंगे उसमें क्या होता है, किस प्रकार से जो है कैसे बढ़ता है। देखिए प्रसार तो होता ही है जल द्रवों में तो प्रसार होगा, लेकिन एक जो जल की बात करते हैं तो एक विशेष सीमा तक जो है उसका वहाँ पर प्रसार नहीं होता, बल्कि वहाँ पर सिकुड़न होती है। तो वहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन आती हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, जल का असामान्य प्रसार की अगर हम बात करें, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसे हमने बताया सभी द्रवों का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उसका आयतन में प्रसार होता है, सिर्फ जल को छोड़ करके। अब जल को छोड़ करके किसी एक विशेष कंडीशन में ही जो है जल को छोड़ा जाता है, वरना उसमें भी जो है प्रसार होता है, ऐसी बात नहीं है, प्रसार तो होता ही है। लेकिन यह जल का सामान्य प्रसार क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। धर्तव्य है कि अन्य द्रवों के विपरीत जल को विशेषतः 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। अब कोई भी द्रव के अलावा कोई भी जो द्रव है, आप पानी को छोड़ दो, अन्य द्रव ले लो, अल्कोहल ले लो या कोई भी द्रव ले लो, आप उसको जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर जब हम 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। भाई तापमान बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब तापमान बढ़ता है तो द्रवों का क्या होता है, द्रवों का आयतन भी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसका जो है यहाँ अपवाद होता है जल का, कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उसको पानी यानी विशेष रूप से पानी को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका आयतन घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है। बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटेगा। वहाँ पर सामान्य रूप से जो है सब द्रव्यों को क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में क्या होगा, आयतन का प्रसार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जल का जो प्रसार होता है वो कुछ स्पेशल कंडीशन में होता है। यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में जो है गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसका घटता है, न कि बढ़ता है ना। जबकि घनत्व जो है बढ़ता है। देखिए उल्टा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे पानी को तो वहाँ पर क्या होगा, उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन आयतन का प्रसार क्या होगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, है ना। और घनत्व कैसा होगा, बढ़ेगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस जो होती है वो कंडीशन होती है जहाँ पर जो है कि यहाँ पर आकर के क्या होता है, यही वो कंडीशन होती है जहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर सबसे कम माना जाता है यहाँ पर, है ना। यही होता है टेम्परेचर नहीं, आयतन। यही वो कंडीशन होती है जहाँ पर आयतन जो है सबसे कम माना जाता है। इसके बाद जब 4 डिग्री के बाद में जब टेम्परेचर इसका बढ़ता है, हीट दी जाती है, तभी जो है इसका आयतन बढ़ता है ना, 4 डिग्री से लेकर ऊपर तक, है ना। तो ये होता है। अब यहाँ पर जो है जब यहाँ पर क्या होगा, आयतन सबसे कम है, तो इसका मतलब यह है जहाँ आयतन सबसे कम होता है वहाँ घनत्व कैसा होगा, घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो यही वो बिंदु होता है 4 डिग्री सेल्सियस वाला, जहाँ पर जो है पानी का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक और आयतन जो है वो सबसे कम न्यूनतम होता है ना। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। सामान्य प्रसार मतलब असामान्य प्रसार का मतलब ये है कि वहाँ पर जो द्रवों में सामान्य स्थिति देखी जा सकती है उसके एकदम विपरीत होता है ये, है ना। तो इस प्रकार जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन निम्नतम और घनत्व जो है अधिकतम होता है। इसी क्रम में यदि जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम या ज़्यादा होता है तो दोनों ही स्थिति में जल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। भैया कम तो होगा ही यहाँ पर, है ना। तो यही कारण है कि सभी ठोस अपने द्रव में डूब जाते हैं, परंतु जो बर्फ़ है, अब कोई भी आप ले लीजिए, किसी भी आप द्रव को बना दीजिए तो द्रव जो है उसके द्रव में उसका जो ठोस है ना वो डूब जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पानी के द्रव की बात करें तो पानी जो है द्रव है, अगर उसका ठोस लें तो उसमें नहीं डूबता है ना। तो वो नहीं डूबता है, यही कारण है इसका, है। यही कारण है कि जो है जो सभी ठोस अपने द्रव में डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ़ का जो है साथ में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये असामान्य प्रसार के कारण ऐसा होता है। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अवस्था परिवर्तन, ऊष्मा की अगर बात करें, ऊष्मा परिवर्तन का किस प्रकार से होता है उसका अवस्था परिवर्तन देखेंगे। ध्यातव्य है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव बनना या फिर द्रव से गैस बनना, इस प्रकार से जो गुप्त ऊष्मा अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। पदार्थ अवस्था क्रम ठोस, द्रव और गैस है ना। अब मान के चलिए जैसे अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, जैसे ठोस है उसको गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो फिर वो भाप बन जाएगा। तो ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। अब अवस्था का परिवर्तन कैसे होगा भाई, ये तो ऊष्मा चाहिए ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। और महत्वपूर्ण से होता है क्या, देखिएगा पदार्थ अवस्था क्रम से कैसी होती है, पहले ठोस जो है द्रव में बदलता है और द्रव जो है गैस में बदलता है। कोई पदार्थ ऐसा होता है जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है ना। तो इनको हम देखेंगे।
नोट, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ विशेष पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में, जैसे सामान्य क्या होता है, सामान्य ठोस में से द्रव बनता है, द्रव के बाद में गैस बनता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं विशेष रूप से जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, है ना। तो ऐसे बदल जाने वाले पदार्थ जो है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना। उक्त पदार्थ को ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? आयोडीन है। आयोडीन जो ठोस होता है, ठोस को अगर सीधा आप गर्म करेंगे तो वो द्रव नहीं बनेगा, सीधा गैस बन जाएगा। इसी तरह आप जो है नौसादर को ले लीजिए, अमोनिया को ले लीजिए, अमोनिया क्लोराइड ले लीजिए, नैप्थलीन ले लीजिए, कपूर की टिक्की ले लीजिए। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, द्रव में इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अवस्था का परिवर्तन होता है, इसमें हम देखा। आगे हम बात करेंगे, देखिए मेल्टिंग की बात करेंगे यहाँ पर, यानी गलन, ठोस का द्रव में परिवर्तन। अब गलन क्या होता है? गलन का मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ जो है वो गल रहा है, पिघल रहा है ना। पिघलेगा कौन सा पदार्थ? भाई पिघलेगा तो ठोस ही ना। तो देखिएगा अब क्या होता है इसमें, देखते हैं। प्रत्येक ठोस पदार्थ के गलन ताप बिंदु ही गलनांक कहलाते हैं, है ना। अब जो प्रत्येक ठोस पदार्थ जो है जहाँ पर वो गलना शुरू होता है, उसका भी जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक, गलने का अंक, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये होता है गलनांक जो है, इस तरह से हम काम करता है ठोसों में। तो उसका जो स्थिति देखेंगे यहाँ पर, देखिए गलनांक जो है, मान के चलिए जहाँ पर वो गल रहा है उसे गलनांक कहेंगे। अब उसका हम बात प्रभाव देखेंगे क्या क्या होता है। गलनांक की अगर हम बात करें, गलनांक पर दाब का प्रभाव, यानी जो गलनांक जो ठोस है वो गल रहा है, तो अगर उसका दाब परिवर्तन करें तो क्या होगा, है ना। उसकी अगर अशुद्धि मिला दें तो क्या होगा, इसको हम दोनों स्थिति देखेंगे यहाँ पर। चूँकि सामान्यतः क्या होता है, पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है सामान्य रूप से, है ना। लेकिन जैसे घी, मोम, तो उनके दाब जो है गलनांक में सीधा संबंध होता है ना। पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जैसे घी को गर्म कीजिए, मोम को गर्म कीजिए, क्या होगा? इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। अब उनके दाब और गलनांक में सीधा संबंध, ऐसे पदार्थ जो सामान्य पदार्थ होते हैं तो उनके साथ में क्या होता है? उनका दाब और गलनांक में सीधा होता है संबंध। अगर आप इसका जो है इसमें दाब लगाएंगे, घी है ना, घी में आप जो है प्रेशर, इसमें जो है कुछ प्रेशर कर दीजिए, इसका दाब बढ़ा दीजिए इसका, तो उसमें क्या होगा? जब प्रेशर बढ़ेगा तो दाब जो है, यानी इसका जो गलनांक है वो गलनांक में क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी गलनांक बिंदु जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पिघल रहा था, जो भी मान लीजिए आप, ये 100 डिग्री या 100 तो ज़्यादा हो गया, ये आप मान लीजिए कि 30 डिग्री के आसपास जो है वो पिघलना, या 35 डिग्री के आसपास जो है वो पिघल रहा था, है ना। तो अब ये 35 डिग्री पर नहीं पिघलेगा, बल्कि 40 डिग्री पर जाकर के ये पिघलेगा, क्योंकि गलनांक बढ़ गया ना। गलनांक क्यों बढ़ा? गलनांक इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया? दाब बढ़ा दिया है ना। तो जब दाब बढ़ा देते हैं तो गलनांक में क्या होता है? सीधा संबंध होता है कौन से पदार्थों के साथ? जिसमें जो है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन जो है सीधा बढ़ता है ना, तो उसमें जो है सीधा मतलब संबंध होता है दाब और गलनांक में। अब वही बात करते हैं ऐसे पदार्थ जो अपवाद स्वरूप जो है गर्म करने पर आयतन घटता है। अब आयतन किसका घटेगा? जैसे बर्फ़ का है, लोहे का है, बिस्मिथ का है, तो इनका ये आयतन अपवाद स्वरूप होते हैं कि गर्म करने पर इनका आयतन बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो इनके साथ में क्या होता है? उल्टा होता है। तो उल्टा कैसे होगा? दाब और गलनांक में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है यहाँ पर, है ना। दाब और गलनांक में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। अगर दाब बढ़ा दिया आपने तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी लोहे की छड़ ले लीजिए आप, है ना, लोहे की छड़ लीजिए आप, इसको गर्म कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं? इसको आप गर्म कर रहे हैं। सामान्य रूप से जो है ये जो गलनांक है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये 40 डिग्री मतलब कुछ भी कह लीजिए, 40 से जो भी मान के चलिए, एक मान लीजिए 110 मान लीजिए, चलिए, यहाँ भाप थोड़ी बन रहा है, ये इसका पिघल रहा है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? ये मान लीजिए पिघल रहा है ना, यानी इसका जो है क्या हो रहा है? पिघल रहा है ये, और पिघलने के बाद में जो है हमने सामान्य रूप से ये हो रहा है। लेकिन जैसे अगर हम मान के चलिए इसका जो है दाब बढ़ा दिया हमने, है ना, दाब, यानी मान लीजिए 100 मिलीबार था इसका दाब, तो अगर हमने इसका जो है 110 कर दिया, कितना कर दिया? 110 डिग्री से मतलब बार कर दिया इसका बार, तो क्या होगा? यहाँ पर जब दाब बढ़ाया हमने तो गलनांक पहले कितना था? 110 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल रहा था, तो अभी क्या होगा? गलनांक कम हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा संबंध है ना। गलनांक कम हो जाएगा मतलब यह 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये अब क्या होगा? पिघलने लगेगा। तो यही होता है बर्फ़ के साथ में, लोहे के साथ में, और जो है बिस्मिथ के साथ में, है। आपने देखा होगा बर्फ़ के टुकड़े पर आप जो है दबा दीजिए, प्रेशर कर दीजिए। अब प्रेशर करेंगे तो जल्दी पिघल जाएगा वो, तो जल्दी पिघल जाएगा मतलब प्रेशर बढ़ाया आपने, उसका गलनांक जो है वो गलनांक क्या हो गया? वो कम हो गया। गलनांक कम होने का मतलब है वो जल्दी पिघल रहा है ना। तो यही होता है। तो ये होता है अपवाद स्वरूप, ये दो चीज़ें होती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे गलनांक पर जो है अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है गलनांक पर, यानी कोई भी चीज़ है उसमें पदार्थ में अगर हम जो अशुद्धियाँ हैं उसकी मिला देते हैं तो उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं।
जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे घुलनशील अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हम जैसे पानी के साथ में हमने नमक मिला दिया तो इस प्रकार से घुलनशील है। तो घुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं उनकी हम बात करें तो घुलनशील अशुद्धियों की मात्रा का गलनांक में उल्टा संबंध होता है। अगर मान के चलिए अगर कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ है जो इस तरह से बना हुआ है, इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, है ना, अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो क्या होगा, अशुद्धियाँ मात्रा का गलनांक में उल्टा संबंध होता है। अशुद्धियाँ बढ़ाओगे तो गलनांक क्या होगा भाई, अशुद्धियाँ बढ़ाओगे तो गलनांक क्या होगा, उल्टा संबंध है ना, गलनांक में क्या होगा, उल्टा हो संबंध हो जाएगा, यानी जल्दी पिघल जाएगा, है ना। अगर हम बात करें जो घुलनशील हैं वो, है ना, वहीं अगर हम बात करें अशुद्धियाँ अघुलनशील होने पर, जो अशुद्धियाँ अघुलनशील हैं उनका गलनांक में सीधा संबंध होता है। अगर आप जो अशुद्धियाँ बढ़ाओगे तो गलनांक में क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम करोगे तो कम हो जाएगा। तो इस तरह से घुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके साथ में जो है मात्रा जो गलनांक में और उसका जो घुलनशील अशुद्धियाँ हैं उसमें उल्टा संबंध होता है। अगर हम बात करें अघुलनशील वालों में उनका जो है सीधा संबंध होता है गलनांक के साथ में, है ना। तो ये है, तो हमने देखा, आगे बात करेंगे। अब इसका अगर मान के कोई भी चीज़ है घुलनशील की, अगर हम बात करें, बर्फ़ ले लीजिए, बर्फ़ जो हम बर्फ़ में नमक डाल देते हैं, है ना, बर्फ़ में नमक डालते हैं, डालते जल्दी ना पिघले, तो उसके लिए क्या होता है, वो अघुलनशील है ना। तो गलनांक क्या होगा भाई, तुमने अशुद्धियाँ बढ़ा दी, नमक बढ़ा दिया, तो अगर नमक तुमने ज़्यादा डाल दिया तो जो हमारा बर्फ़ है वो देर से पिघलेगा, गलनांक बढ़ जाएगा उसका, है ना। तो ये है, ये सब होते हैं। आगे बात करेंगे हम क्वथनांक की, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जो हमारा जो है, अब बॉइलिंग किस में होगा भाई, बॉइलिंग वही तो होगा, पिघलना, मतलब पिघलने के बाद में कह सकते हैं कि मतलब भाप बनना। अब भाप जो है देखेंगे यहाँ पर बॉइलिंग होता है, यानी बॉइलिंग क्या होता है, बॉयल हो जाता है, जो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है ना। द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, वाष्प कहलाता है ना। प्रत्येक द्रव जो है पदार्थ का वाष्पन ताप बिंदु ही क्वथनांक होता है। जहाँ पर जो है कोई पदार्थ जो द्रव है वो द्रव जो है किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब क्वथनांक क्या होता है, उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है और अशुद्धियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। क्वथनांक और दाब में सीधा संबंध होता है। क्वथनांक क्या है, हमने देखा जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, अगर मान के चलिए पानी है, हमने क्या रखा, पानी, ये पानी है, इसमें भरा हुआ है। अभी कह रहे हैं दाब और इसमें क्वथनांक में सीधा होता है। मान के चलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री पर क्या होता है, बॉयल हो जाता है और भाप बनना शुरू हो जाता है ना। तो हम कह सकते हैं अगर हमने जो है, अगर इसका जो दाब है, अगर हमने अब इसका दाब बढ़ा दिया ना, इसका दाब जो है क्या कर दिया, प्रेशर वो लगा दिया इस पर, यानी अगर आप जो द्रव है पानी है तो उस पर हम इसका जो दाब बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, देखिए दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था अब वो 110 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, न कि इसके कम पर, यानी ज़्यादा पर ही उबलेगा। चाहे वो 110 पर उबले, 105 पर उबलेगा, लेकिन उबलेगा ज़्यादा पर ही, 100 पर नहीं उबलेगा। तो यही होता है कि दाब और क्वथनांक में सीधा संबंध होता है। दाब बढ़ाओगे क्वथनांक बढ़ेगा, दाब कम करोगे क्वथनांक कम हो जाएगा, है ना। ये अब अशुद्ध की बात करते हैं हम। अब ये अगर इसका उदाहरण देखेंगे आप तो देखिए, जैसे मान के चलिए जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के दाब कम हो जाता है ना। भाई पहाड़ी क्षेत्रों में दाब कम हो जाता है। अब जब दाब कम हो जाता है तो हमारा जो खाना बनता है वो क्या होता है, खाना बनने की स्थिति क्या होती है, भाई दाब क्या हो गया, उसमें बढ़ गया, सॉरी कम हो गया। अब जब दाब कम हो गया तो जाहिर सी बात है, जब दाब कम हुआ तो क्वथनांक भी क्या हो गया, कम हो गया। अब जो क्वथनांक कम हो गया तो इसका मतलब ये है क्या हुआ, तो जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा था वो 90-80 पर उबलने लगता है, धड़ाधड़ उबाल आने लगते हैं और खाना नहीं बन पाता है, उसमें जो ऊष्मा मिल पाती है वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए ऐसा होता है ना। अब इसमें क्या होता है, देखिए क्वथनांक की अगर हम बात करें, क्वथनांक और अशुद्धियों में क्या फ़र्क, क्या संबंध होता है उसमें देखते हैं। घुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे पानी और चीनी ले लीजिए, पानी के साथ में हमने चीनी मिला दी, है ना, तो घुल गई, जो घुलनशील है। तो पानी के साथ में जब हमने चीनी मिला दी तो उसमें क्या होता है, सीधा संबंध होता है ना। सीधा संबंध क्या होता है, जैसे मान के चलिए क्वथनांक जो है उसका अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, सीधा संबंध होने का मतलब यहाँ पर ये है कि अशुद्धि अगर मिलाएंगे हम, अगर तो क्या होगा, घुलनशील पदार्थ हैं तो उनके साथ में क्या होगा, सीधा संबंध होता है। अगर आपने जो है यहाँ ऐसा किया तो सीधा क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, है ना। जो आपका टेम्परेचर, जो चीनी डला हुआ पानी है तो वो क्या होगा, 100 डिग्री उबलने के बजाय वो 105 डिग्री पर उबलेगा, सीधा संबंध है ना। अगर अघुलनशील की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, वो उल्टा होता है ना। तो उल्टा होता है, मान लीजिए अगर पानी है, पानी के साथ में अघुलनशील कोई चीज़ डाल दीजिए, जैसे शराब डाल दीजिए, अल्कोहल का, है ना। तो अल्कोहल अगर डाल दिया आपने तो वहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर आपने क्वथनांक क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जो हमने अशुद्धियाँ मिलाई हैं तो अब क्या होगा, क्वथनांक में जो है जो उल्टा संबंध होगा। कहना मतलब ये है, जो अगर आपने उसमें अशुद्धियाँ मिलाने पर जो है वो उल्टा संबंध यहाँ पर दिखाई देता है। क्वथनांक
बढ़ जाएगा अगर आपने उसमें अशुद्धियाँ निकाली तो, और बढ़ाई तो क्वथनांक घट जाएगा, है ना। इस तरह से यानी सीधा संबंध, उसमें उल्टा संबंध होता है और इसमें जो है यहाँ पर सीधा संबंध होता है। तो ये हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट में। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर द्रवण संघनन की, है ना। जो द्रवण होता है, संघनन होता है, यानी किसी भी चीज़ का जो एक प्रकार से कह सकते हैं द्रवणांग होता है, यानी कोई चीज़ वेपोरेशन है, उसको जो भाप है उसको जो पानी में बदलने को क्या कहते हैं हम, उसका संघनन हो गया ना, तो वही होता है आपका, है ना। तो यह क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, किसी पदार्थ के क्वथनांक और द्रवणांक प्राय समान होते हैं, है ना भाई। जहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पानी जो उबल रहा था वो क्या हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, और यही वो बिंदु है जहाँ पर जो है, यहीं पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर जो है वो सीधा 100 डिग्री पर पहुँचने के बाद में सीधा क्या बनने लगता है, भाप बनने लगता है। अब द्रवणांक भी वही होता है, क्या कह रहे हैं कि किसी पदार्थ के क्वथनांक और द्रवणांक का प्राय समान होते हैं। जैसे जल का क्वथनांक एवं द्रवणांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, भाप बनने लगेगा वो जहाँ से, है ना, वो जो अवस्था परिवर्तन हुआ ना, वहाँ से क्या होगा, वो भाप बनने लगेगा। इनमें अंतर यह होता है कि संघनन में क्या किया जाता है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, संघनन में द्रवणांक के समय तापमान का घटाया जाता है, जबकि क्वथनांक के समय जो है तापमान को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ भाप क्या होगा, यहाँ पर भाप बनेगी। लेकिन यही अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर यह है, इसका क्या है, संघनन बिंदु है, तो इसका जो है टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पर अगर 99 कर दिया तो क्या बनेगा, फिर ये जल बनने लगेगा। तो यही वो स्थिति होती है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो इसमें अंतर यही होता है कि जब हम संघनन करते हैं यानी द्रवण करते हैं तो उसमें क्या होता है, तापमान कम करते हैं, और जबकि अगर मान के चलिए इसमें ऐसा होता है तो तापमान क्या होता है, वहाँ पर इसमें बढ़ाते हैं। तो जब क्वथनांक की स्थिति होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और द्रवणांक की स्थिति होती है यानी संघनन की स्थिति होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या किया जाता है, वो कम किया जाता है ना। तो ये होता है, इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। अंतर यही होता है, देखो हमने देख लिया, जबकि क्वथनांक के समय तापमान को बढ़ाया था, ये भी हमने देख लिया। द्रवण का दाब और अशुद्धि के साथ क्वथनांक की तरह सीधा संबंध होता है। अब जो द्रवणांक है, द्रवण है ना, संघनन जो कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, अशुद्धि के साथ में सीधा संबंध होता है। अगर आपने अशुद्धियाँ मिला दी हैं तो क्या होगा भाई, द्रवणांक भी बढ़ेगा। यानी जो टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है हमारा क्या हो रहा था, वो संघनन हो रहा था, अब वो 100 पर नहीं होगा। अगर आपके अशुद्धियाँ मिली हुई हैं तो 110 पे भी हो सकता है, 105 पे भी हो सकता है, 110, 115 जितने भी हो सकता है, लेकिन बढ़ने के बाद में ही जो है यानी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तभी उसका जो है वो मतलब संघनन होगा, कम पे नहीं होगा, ज़्यादा पे होगा। तो सीधा संबंध है ना क्वथनांक में, उसमें दाब में, है ना। और जैसे द्रवणांक का साथ दाब क्वथनांक के साथ था, वैसे ही जो है यहाँ पर द्रवण का दाब के साथ में होता है, अशुद्धि वालों के साथ में। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीजिंग, यानी जो हिमीकरण होता है, जल का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। यानी जल का जिसमें क्या होता है, ठोस बदल गया, ठोस में आ गया तो क्या हो गया, वो हिमीकरण हो गया, है ना। जल का हिमीकरण ताप बिंदु ही हिमांक होता है, जहाँ पर टेम्परेचर मतलब जो है 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, वहाँ पर क्या होता है, हिमांक बिंदु कहलाता है ये, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखेंगे एक बार कैसे क्या क्या होता है। हिमीकरण में अगर हम बात करें, हिमांक पर दाब का प्रभाव, यानी जो हमारा जल का हिमीकरण ताप बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहे हैं कि हिमांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है। अगर दाब बढ़ गया, भाई दाब बढ़ेगा तो हिमीकरण कैसा होगा, हिमांक और दाब में उल्टा संबंध होता है, हिमांक और दाब में। अगर आपने जो है उसका दाब बढ़ा दिया तो हिम बिंदु बढ़ करके कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना। तो ये दाब बढ़ाने पर क्या होता है, जो हिमांक बिंदु है क्या होगा, वो बढ़ जाएगा दाब बढ़ाने पर। इसी तरह से हिमांक पर अशुद्धि का प्रभाव क्या होता है, घुलनशील जो होता है उनके अशुद्धि के साथ में बात करें तो उल्टा संबंध होता है। जो घुलनशील है, अगर घुलनशील अशुद्धियाँ हैं तो उनको बढ़ाने पर क्या होगा, हिमांक जो मतलब हिमांक जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और अघुलनशील की बात करें तो उसका सीधा संबंध होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने अघुलनशील जो अशुद्धियाँ हैं वो मिला दी हैं तो आपका क्या होगा, हिमांक बिंदु भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें सीधा संबंध होता है और इसमें जो है उल्टा संबंध होता है, आपने देखा होगा इस तरह से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बाष्पीकरण की। बाष्पीकरण को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है, यानी वेपोराइजेशन। ध्यातव्य है कि किसी द्रव के मुक्त सतह से कुछ अणु सदैव वाष्प या गैस में बदलते रहते हैं, इसको ही बाष्पन कहते हैं। बाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है। बाष्पन जो है ऐसा नहीं है कि मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये हर बिंदु पर कह रहे हैं तापमान का बाष्पन जो है प्रत्येक बिंदु पर होता रहता है, परंतु ताप बढ़ने के साथ साथ इसकी बाष्पन की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, बस इतना होता है। जिस सतह पर बाष्पीकरण की क्रिया होती है वह सतह ठंडी होती है, ध्यान रखिए,
यानी जो यानी एक मान के चलिए ये पानी है, अब ये बाष्पीकरण कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, है ना, ऊपर वेपोरेशन बन रही है। तो ये कह रहे हैं कि जिस पर यहाँ बाष्पीकरण होता है वो परत कैसी होती है, वो ठंडी होती है। बाष्पीकरण को ताप, वायु गति और आर्द्रता मुख्यतः प्रभावित करते हैं। अब ये जो बाष्पीकरण है, जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया है, उसको 3 तरीके से जो है प्रभाव देखा जा सकता है, तापमान के साथ में, वायु की गति के साथ में और जो है आर्द्रता के साथ में। कैसे कैसे क्या होता है देखते हैं। देखिए बाष्पीकरण जो होता है और तापमान में सीधा संबंध होता है। जैसे मान के चलिए ये पानी, ऐसा मान के चलिए ये है आपका पानी भरा हुआ है इसमें, है ना, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है इसका, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, यानी इसका जो है क्या हो जाएगी, बाष्पीकरण की जो है क्या होगा, बाष्पीकरण तेजी से होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि बाष्पीकरण और तापमान में सीधा संबंध हुआ। अब हम बात करते हैं वायु गति की। वायु गति, अगर वायु जो है यहाँ से तेज गति से चल रही है तब भी जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका जो है बाष्पीकरण और तेज होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाष्पीकरण का वायु गति और तापमान से जो है वो सीधा संबंध होता है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम आर्द्रता की। आर्द्रता का और बाष्पीकरण का उल्टा संबंध होता है। आर्द्रता का और बाष्पीकरण का उल्टा संबंध क्यों होता है, क्योंकि देखिए आर्द्रता अगर हमारे वायुमंडल में है, मान लीजिए ये वायुमंडल है ना, इसमें पहले से आर्द्रता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आर्द्रता बढ़ रही है तो भैया कैसे उसमें टेम्परेचर, यहाँ मांग चलिए अगर बाष्पीकरण कम होगा, भाई यहाँ जरूरत होगी जब भी तो होगा ना। तो जब यहाँ पर जरूरत है ही नहीं, इसका मतलब यह है यहाँ पर ज़्यादा आर्द्रता है। जब ज़्यादा आर्द्रता है वायुमंडल में तो अब बाष्पीकरण कैसे होगा, कम होगा। भाई बाष्पीकरण तो तभी होगा ना जब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, बाष्पीकरण और आर्द्रता में कैसा होता है, उल्टा संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं ये उल्टा संबंध इस प्रकार से दिखाई देता है कि बाष्पीकरण जो होता है पहले से आर्द्रता जो है हमारे वायुमंडल में अगर ज़्यादा है तो बाष्पीकरण जो है वो कम होगा, और आर्द्रता अगर कम है तो बाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा होगा। तो यही बाष्पीकरण और आर्द्रता में संबंध होता है, ये हमने देखा। अब हम आगे बात करेंगे जलवाष्प की। जलवाष्प का सामान्य वितरण, इसको हम समझते हैं। देखिएगा ध्यातव्य है कि वायुमंडल में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है जलवाष्प पाई जाती है, जो कि ऊंचाई, समय और आदि के आधार पर जो है बदलती रहती है। वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प का सृजन होता है, अतः इसका सापेक्ष ताप और वायुगति से सीधा संबंध होता है, जबकि आर्द्रता से कैसा होता है, उल्टा होता है। जलवाष्प की अगर बात करें, जलवाष्प का ऊंचाई से उल्टा संबंध होता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी तल है ना, पृथ्वी तल पर कहीं 12 यानी जो जल है भरा हुआ है, तो हम जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी हमारे पास में, इसकी आर्द्रता क्या होती चली जाएगी, जलवाष्प कैसा होगा, जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं जलवाष्प की ऊंचाई से जो है उल्टा संबंध होता है, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाएगी। और साथ ही साथ क्या होता है, अक्षांशों यानी 0 से लेकर के 90 अक्षांशों से सीधा नहीं, उल्टा संबंध होता है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये हमारे जो है एक ये अक्षांश हैं, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी मान के चलिए ये हुआ पृथ्वी, और ये है आपका 0 अक्षांश, है ना, ये 0 अक्षांश है। इस तरह से अक्षांश बनते हैं, आपने देखा होगा, और ये कुछ इस तरह से बन जाते हैं, 90 अक्षांश आ जाता है, और नीचे भी जो है इस तरह से बनते हैं, 90 अक्षांश तक बनते हैं ये, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जलवाष्प का ऊंचाई के साथ से तो उल्टा हो गया, साथ ही साथ अक्षांशों यानी 0 से 90 की ओर, यानी जैसे जैसे हम 0 से बढ़ेंगे, 0, 10, 20, 30 इस तरह से, तो जैसे जैसे हम इसकी ओर बढ़ेंगे तो उसके साथ में कैसा होता है, उल्टा संबंध होता है, सीधा नहीं, यहाँ पर उल्टा होता है, उल्टा। तो कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा होती है 0 अक्षांश पर ज़्यादा होगी, उसके बाद 10 पे और ज़्यादा होगी, कम होगी, 20 पर जो है और कम होती चली जाएगी। इस तरह से जो है जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहे हैं, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से जो बढ़ रहे हैं, उसका जो संबंध होता है मतलब जलवाष्प से उल्टा होता है, यानी जलवाष्प जो है वो उसकी मात्रा घटती चली जाएगी, यानी अक्षांश बढ़ेंगे तो उसकी मात्रा क्या होगी, घटती चली जाएगी। कहने मतलब यह है, इस तरह से ये स्थिति उत्पन्न होती है ना। हम आगे बात करेंगे। अब बात करें हम आर्द्रता, यानी जो हमारी आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसकी हम बात करेंगे। तो ह्यूमिडिटी में देखिएगा क्या क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आर्द्रता चूँकि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है, अतः आर्द्रता भी जलवाष्प की तरह समय, ऊंचाई आदि के आधार पर जो है परिवर्तित होती रहती है। आर्द्रता का मापन जो है वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो है जो आर्द्रता है उसका मापन किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आगे बात करेंगे। चूँकि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं, अतः आर्द्रता
का संबंध तापमान और वायुगति से सीधा संबंध होता है। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा जलवाष्प की मात्रा है ना, जलवाष्प की मात्रा कैसे किस पर निर्भर करती है ना, तो तापमान पर निर्भर करती है और वायुगति पर भी निर्भर करती है। तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प बढ़ेगी, तो जलवाष्प बढ़ेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी, है ना। वायुगति पर भी इस तरह से होती है, जब वायुगति बढ़ती है तो आर्द्रता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर आर्द्रता का ऊंचाई और अक्षांशीय जो अंक होते हैं, यानी जो अक्षांशीय स्थिति होती है तो उससे उल्टा संबंध होता है। ऊंचाई के साथ भी हमने देखा था, जैसे हमने वहाँ पे देखा था वैसे यहाँ पर है कि अक्षांश के साथ साथ जो है उल्टा संबंध होता है, और आर्द्रता का ऊंचाई के साथ भी उल्टा संबंध होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चलेगी वैसे वैसे जो है वहाँ पर क्या होगा, आर्द्रता कम होती चली जाएगी। आर्द्रता का वायुदाब और समुद्री दूरी, यानी देखिएगा समुद्री दूरी से सीधा, ये उल्टा, कैसा उल्टा लिख दिया हमने, 2 जगह गलती कर दिया ये, चलो कोई बात नहीं, ये उल्टा ही है ये भी। तो आर्द्रता का वायुदाब और समुद्री दूरी से सीधा संबंध होता है। जैसे मान के चलिए अगर हमारे वायुमंडल में, एक मैं सिंपल बताता हूँ, अगर हमारे वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ रही है ना, आर्द्रता बढ़ रही है तो वायुदाब कैसा होगा, वायुदाब कम होता चला जाएगा, है ना। वायुदाब कैसा हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसका उल्टा देखते हैं, अगर आर्द्रता कम हो रही है तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, समुद्र से दूरी के साथ संबंध जो होता है वो उल्टा ही होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों का उल्टा होता है, यहाँ पर भी हमने देखा, यहाँ पर भी। तो उल्टा कैसे होता है, जैसे समुद्र है, अब ये मान के चलो ये समुद्र है और यहाँ पर जो है इस तरह से पानी भरा हुआ है और इस तरह से ये प्लेन एरिया है ना। तो जैसे जैसे आप इसके जो है दूरी बढ़ती चली जाएगी, यानी इससे आप दूर होते चले जाएंगे तो क्या होगा, आर्द्रता भाई जब दूरी बढ़ेगी तो आर्द्रता क्या होगी, कम होती चली जाएगी, है ना। भाई आर्द्रता किससे बनती है, आर्द्रता तो पानी से बनती है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो है समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है आर्द्रता है उसकी जो है वो क्या हो जाती है, मात्रा कम होती चली जाती है। तो ये हमने देखा। तो ये इस तरह से जो है ना, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कोई कथन वाइज क्वेश्चन आते हैं, आप जो है इस पर बड़ा ध्यान रखिए और इम्पोर्टेंट होते हैं ये। आगे बढ़े बात करेंगे हम। अब बात करते हैं आर्द्रता की स्थिति। देखिए आर्द्रता की स्थिति जो होती है, एक हमने वायुमंडलीय आर्द्रता देखी जनरल वे में। अब हम बात करते हैं आर्द्रता की स्थिति क्या सी होती है, इसको क्या करते हैं, इसको जरा बड़ा हिसाब से देखते हैं। वो इसमें जो है बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जहाँ तक बात है आर्द्रता सामर्थ्य, अब सामर्थ्य का मतलब क्या है, सामर्थ्य का मतलब कैपेसिटी है। तो एक निश्चित तापमान पर एकक आयतन वाली वायु अधिकतम जितनी जलवाष्प का धारण कर सकती है उसे ही उसकी वायु की आर्द्रता यानी आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। जैसे एक मान के चलिए ये हमने जो है एक डब्बा ले लिया है ना, क्या ले लिया हमने, ये डब्बा। अब इसकी सामर्थ्य कितनी है कि भाई इतनी सामर्थ्य है इसमें, मान लीजिए इसका जो आयतन है वो आयतन है, मान के चलिए ऐसा मान लीजिए 2 लीटर के बराबर आयतन है इसका, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इसमें आयतन जो है कितना है, 2 लीटर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये अधिकतम कितनी, इसमें कोई भी चीज़ कितनी समा सकती है, 2 लीटर तक तो समा सकती है ना। इसका अधिकतम तो यही है, इसका जो आयतन है। तो ये कह रहा है एक निश्चित तापमान पर एकक आयतन वाली वायु अधिकतम जितनी जलवाष्प की मात्रा धारण कर सकती है उसे ही क्या कहते हैं, उस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी आर्द्रता सामर्थ्य हो गई, है ना। वैसे मापते कितने में है, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीग्रेड मतलब सेंटीग्राम घन सेंटीमीटर में, है ना। ग्राम घन सेंटीमीटर में इसको मापते हैं, यानी कितने ग्राम होगी इसमें जो है इसका मापते हैं तो घन सेंटीमीटर में मापा जाता है, ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो इसको मापते हैं। तो इसकी क्षमता बताती है कि इसके अंदर इसमें कितनी क्षमता है, यानी कहाँ तक ये जो है इसकी कैपेसिटी कहाँ तक ये जो ग्रहण कर सकती है। तो इसको आर्द्रता की सामर्थ्य कहते हैं और ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापी जाती है ना। तो ये होता है इसका आर्द्रता सामर्थ्य का तापमान जो है। अब इसका बात करेंगे, आर्द्रता सामर्थ्य का तापमान और वायु दाब से सीधा संबंध होता है ना। तापमान का और किसका, वायु दाब का। भाई तापमान बढ़ेगा और वायु दाब बढ़ेगा ना, तो इसका जो है क्या होता है, इसका जो है संबंध सीधा होता है, आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है बस यहाँ पर। अब हम करते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। अब ये तो कैसी हो गई भाई, ये कैसी थी, हमारी आर्द्रता सामर्थ्य है। अब ये क्या है, आपेक्षित आर्द्रता है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या है, उपस्थित आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य। अब इसमें उपस्थित देखो, आर्द्रता सामर्थ्य जो है 2 लीटर है। अब इसमें मान के चलिए हमने 500 ml जो है वो क्या कर दिया है, इसमें भरी हुई है पहले से ही। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो जगह खाली है वो कितने सौ की है, 1500 ml की बाकी है अभी, नहीं 1500 लीटर, है ना। 1500 मतलब यही 500 ml और 1500 ml मिलीलीटर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो है ये हमारा मापन होता है ना।
तो जब मापन किया जाता है तो हम कह सकते हैं, जब हमारे पास में इस तरह की स्थिति बनती है तो हम क्या कह सकते हैं, उपस्थित आर्द्रता जो हमारे पास में उपस्थित है 500 ml है ना। इसके बाद में मान के चलिए हमारे पास में जो आर्द्रता सामर्थ्य है वो कितनी है, आर्द्रता सामर्थ्य का जो है हमारे पास में 2000 लीटर है ना। तो हमारे पास वहाँ भी कितनी और रह गई क्षमता, मतलब कितना और समा सकती है इसमें 1500। तो यही वो होती है कि आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात ही आर्द्रता जो अनुपात है उसका जिसे कहते हैं प्रतिशत में मापते हैं। अब 1500 हमारी कितनी है, यानी उसकी आर्द्रता उपस्थित आर्द्रता कितनी है 500, और इसकी जो है मतलब सामर्थ्य कितनी थी, सामर्थ्य 2000 है ना, 2000 ml। तो अभी इस तरह से जो हम जब मापते हैं तो इसका जो प्रतिशत होता है वही अनुपात, यानी प्रतिशत और अनुपात जो होता है वही मिलाकर के क्या होता है हमारे पास में, जब 2000 है तो हमारा 2 से तो 5 1 और 5 20 तो 1/4, यानी 1/4 जो है यानी 1/4 जो है क्या है इसका, ये कह सकते हैं कि इसका भरी हुई है और 3/4 जो है वो इसका खाली है। तो इसका हम कह सकते हैं कि प्रतिशत कितना होगा इसका, 75% हो गया लगभग। तो यही जो है आर्द्रता हमारी अपेक्षित आर्द्रता कहलाती है ना। तो इसे हम प्रतिशत में मापते हैं। जब यह अपेक्षित आर्द्रता 100% हो जाती है तो उसे संतृप्त कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब ये पूरी भर जाएगी तो हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कह देंगे कि पूरी संतृप्त हो गई भैया, अब हम नहीं ले सकते, हमारी भैया लास्ट सीमा है। तो ये हो जाती है हमारी संतृप्त सीमा है ना। तो इसे हम संतृप्त वायु कहते हैं। और जब संतृप्त वायु हो जाती है तो जिस न्यूनतम तापमान पर वह घटना होती है उसको ही ओसांक बिंदु कहते हैं। अब यहाँ जो है संतृप्त हो जाएगी, अब जब संतृप्त हो जाएगी तो जब अब क्या होगा, अब भैया वायु जो है वो क्या किस में बन जाएगी, वो ओसांक बिंदु में बन जाएगी। और जो है अब ये वर्षा होने की जो है यहाँ पर मतलब एक प्रकार से संभावना बन जाती है। तो जब संतृप्त वायु होगी तभी तो बारिश होने की संभावना होती है, ओसांक बिंदु तभी तो बनता है। तो ये है स्थिति अपेक्षित आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य में, है ना। तो ये हमने देखा। आगे बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे, देखिएगा ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी भी चैप्टर जो है मतलब इसका जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी होता है ऊष्मागतिकी को, है ना, बहुत है। इसको हम थर्मोडायनामिक कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक की जो स्थिति है उसको हम देखेंगे, ऊष्मा और यांत्रिक जो इसके आयाम हैं उनके संबंधों को ही ऊष्मागतिकी कहते हैं। यानी ऊष्मा और यांत्रिक आयाम जो होते हैं इसके जो संबंध है उसको बताते हैं कि ऊष्मागतिकी का ये जो है आयाम बताती है, यानी उसकी स्थिति बताती है। ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, ध्यातव्य है कि निश्चित सीमाओं से आबद्ध बहुत अधिक संख्या में अणुओं या परमाणु के ऐसा समूह को जिनका एक निश्चित ताप, दाब या आयतन हो ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। ये मुख्यतः निम्न होते हैं। अच्छा देखेंगे इसमें क्या बता रहा है, एक निश्चित सीमा से आबद्ध बहुत अधिक संख्या में अणु, एक निश्चित सीमा है और उसमें जो है बहुत सारे संख्या में अणु और परमाणु जो है उनका जो है समूह आबद्ध है और वो इस तरह से बंधे हुए हैं जिनका एक निश्चित ताप है, दाब है और आयतन है ना। तो उसको हम कहते हैं कि ऊष्मागतिकी का निकाय है। अब इसमें कुछ तरीके के जो इसमें मतलब प्रक्रम होते हैं उसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, है ना। क्या है उसको देखते हैं। एक होता है समदाब प्रक्रम, एक होता है समयात्निक यानी समायात्निक प्रक्रम, है ना। तो ये होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम इसको। इसमें हम बात करेंगे, देखिए समदाबी। समदाबी क्या होता है, समदाबी मतलब होता है समान दाब वाले और समायात्निक मतलब होता है सम आयतन वाले। इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब भाप इंजन में बॉयलर में जल गर्म होना, इसका जो मुख्य उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दाब निश्चित होता है। इसके जो समदाब का मतलब होता है इससे दाब निश्चित होगा। इसमें क्या होगा, इसमें दाब निश्चित होता है और इसमें क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। बस दोनों में यही प्रक्रम में इसमें एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, देखिए भाप इंजन में बॉयलर में जल का गर्म होना, ये इसका मुख्य उदाहरण है। अगर हम बात करें द्रव का वाष्प बनना, ये भी इसका मुख्य उदाहरण है। जल का बर्फ में बदलना, तो ये समदाबी प्रक्रम है और इनको जो है इस तरह से उदाहरण के रूप में लिखा जाता है कि समदाबी प्रक्रम के कौन से उदाहरण हैं। तो ये कौन से हैं, भाप इंजन में बॉयलर में जल का गर्म होना, दाब का वाष्प में बनना और जल का वाष्प में बर्फ में बदलना। तो ये जो है समदाबी प्रक्रम है। अब हम बात करेंगे समायतनिक जो है प्रक्रम कौन से होते हैं। इनमें जो है आयतन निश्चित होता है और गैसों में होने वाला जो विस्फोट होता है वो सम आयतनिक विस्फोट मतलब प्रक्रम ही होता है। तो ये स्थिति हमने देखी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा स्थानांतरण कैसा होता है, शून्य रहता है। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा रहता है, शून्य रहता है। तो ऐसा जो प्रक्रम है उसे हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इसमें जैसे मान लीजिए थर्मस में चाय या कॉफ़ी या शीत पेय जो तो बने रहते हैं। अब उसमें क्या होता है, यही जो निकाय है हमारा परिवेश है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा है, तो वहाँ जीरो है। जीरो का मतलब यह है इसमें ना तो टेम्परेचर यानी न तो उसमें ऊष्मा निकल रही है और न ही इसमें से ऊष्मा आ रही है।
तो न तो प्रवेश कर रही है और न ही जो है इसका मतलब न निष्कासन हो रहा है। तो ऐसा जो प्रक्रम होता है उसे हम कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, यानी एडियाबेटिक जो है प्रोसेस होता है। अब इसका जो उदाहरण देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं, देखिए थर्मस में अगर हम चाय कॉफ़ी और शीत पे जो रख देते हैं वो जो का तो बने रहते हैं, अगर गर्म रख दिया तो गर्म रहेंगे और ठंडे रख दिए तो वो ठंडे रहेंगे। इस तरह कॉफ़ी शीत पे जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो इस तरह से रखी जाती है। तो ये किसका उदाहरण है, ये है एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्रोष्म प्रक्रम के। अचानक टायर फट जाने से जो है उससे आया जो वायु होती है, वायु का ठंडा होना, है ना। जब आपने देखा होगा अचानक जो है टायर फट जाता है तो वहाँ जो टायर फटता है वहाँ की जो वायु होती है ना वो ठंडी होती है। वो फटती किस कारण है, वो गर्म होने के कारण पड़ती है, लेकिन वहाँ की जब फट जाती है तो वहाँ तो तुरंत क्या होता है वो ठंडी बन जाती है। तो वो भी जो प्रक्रम है वो भी हमारा रुद्रोष्म प्रक्रम का होता है। लेकिन जब टायर फटता है तो वो गर्म होने के कारण फटता है, लेकिन जब वो जैसे ही फटता है तो वहाँ पर जो है वो ठंडा महसूस कराती है, उसको कहते हैं हम रुद्रोष्म का प्रक्रम। आप देखिएगा उसको प्रैक्टिकल करके। CO2 का सूखी बर्फ में बदलना। अब जो सूखी मतलब जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो है सूखी बर्फ में बदलना भी क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रम का उदाहरण है ना। इसके प्रकार LPG सिलेंडर का कभी कभी खाना बनाते समय पानी में रखा जाना, है ना। तो ये भी क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, जब गैस सिलेंडर खत्म होने लगता है यानी गैस उसकी खत्म होने लगती है तो हम क्या करते हैं पानी में रख देते हैं, तो उसका क्या होता है वो एक प्रकार से क्या होता है रुद्रोष्म का प्रक्रम कहलाता है। उससे जो है जो बची गैस है वो भी हमारे पास में थोड़ा यूज़ होने लायक हो जाती है। तो ये इस प्रकार रुद्रोष्म प्रक्रम के उदाहरण हैं, है ना। तो ये हमने देखा। अब आगे हम बात करते हैं, देखिएगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके अनुसार होता क्या है कि इसके अनुसार किसी ऊष्मागतिकी की जो निकाय हैं दी जाने वाली जो संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव होता है, चाहे वह निकाय कितना ही आदर्श क्यों ना हो, है ना। उक्त निकाय को ही ऊष्मा इंजन कहा जाता है ना। तो ऊष्मा इंजन जो है हमारे प्रकार से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित होता है। ऊष्मा कम तापमान के निकाय से अधिक तापमान के पिंड की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ये हमारा सामान्य नियम है कि जो है ऊष्मा जो है कभी भी क्या होता है जो कम तापमान से उच्च तापमान की ओर नहीं जाती, बल्कि क्या होता है अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर ये चलती है। अब इसका क्या होता है, ऊष्मा कम ताप के निकाय से अधिक ताप के पिंड की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती जब तक कि ऊर्जा के लिए कोई बाह्य स्रोत का उपयोग न किया जाए। और यही जो बाह्य स्रोत होता है यानी ऊष्मा का इंजन, हम इसको प्रयोग करते हैं। अर्थात बाह्य स्रोत के माध्यम से ऊष्मा को कम तापमान से अधिक तापमान की ओर प्रभावित किया जा सकता है ना। तो यही हमारा ऊष्मा इंजन है। और ऊष्मा इंजन जो है इस प्रकार से ऊष्मागतिकी का द्वितीय सिद्धांत कहलाता है। इसमें हम बात करेंगे, देखिएगा ख़ास तौर से रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर की बात करेंगे हम, है ना, कैसे कैसे क्या होता है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की। तो पृष्ठीतक उत्क्रम दिशा में यानी शीत से उष्ण की ओर ऊष्मा प्रवाह होता है। यानी जो पृष्ठीतक उत्क्रम दिशा है इसमें क्या होगा, जो पृष्ठीतक इसमें इंजन लगा होता है ऊष्मा इंजन, तो वो क्या कार्य करता है, इसमें ये कार्य करता है जो हमारी जो ऊष्मा है वो क्या करती है, यानी जो शीत से उष्ण की ओर ले आती है। यानी एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होता है, यानी एनर्जी इसमें क्या होता है शीत से उष्ण की ओर यानी ठंडे से गर्म की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह इसके माध्यम से किया जाता है। और ये जो कार्य होता है यही ऊष्मा का इंजन द्वारा किया जाता है। इसका मूल सिद्धांत क्या होता है, इसका मूल सिद्धांत यह है कि जब किसी द्रव को गैस में बदलते हैं, है ना, तो यह ऊष्मा का अवशोषित करती है। यानी जब किसी द्रव को क्या करेंगे, हम गैस में बदल रहे हैं, यहाँ गैस बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यह जब किसी बदलते हैं तो यह ऊष्मा का क्या करेगी, अवशोषित करेगी, है ना। और जब यह उक्त गैस को फिर से द्रव बनाती है तो इससे जो है क्या होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो ऊर्जा होती है CFC के रूप में आती है ना। इस तरह से ये हमारा कार्य करता है रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से हम देखेंगे, हम यहाँ पर एयर कंडीशन यानी जो एयर कंडीशनर होती है वातानुकूलन, जिसे हम AC बोलते हैं, वातानुकूलक भी पृष्ठीतक की तरह ही एक उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मा इंजन है। जैसे हमने देखा था वहाँ पर, यहाँ पर क्या रहा, ऊष्मा का प्रवाह कैसा हो रहा है, शीत से उष्ण की हो रहा है यानी ठंडे से गर्म की ओर हो रहा है। इसमें भी ऐसा ही होता है, और जो कि पृष्ठीतक की तरह ही सिद्धांत पर कार्य करता है। वही सिद्धांत होता है इसमें, जब किसी द्रव को गैस में बदलते हैं तो यह ऊष्मा का अवशोषित करता है, और जब यह उक्त गैस को फिर से द्रव बनाते हैं तो इसमें जो है ऊर्जा मुक्त होती है ना। यही होता है। इसकी बाष्पन कुंडली की बात करें तो बाष्पन कुंडली में क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। जो बाष्पन कुंडली होती है उसमें क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। जबकि संघनित कुंडली जो होती है ना, संघनित, है ना, एक होती है जहाँ पर बाष्प बन रही है और एक होता है बाष्प यानी संघनन हो रही है। तो दो चीज़ें होती है ना, एक वेपोरेशन और एक क्या होता है कंडेंसेशन, है ना। तो ये होता है। अब क्या होता है हमारा, जहाँ पर संघनन हो रहा है
है ना, कंडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हम देखेंगे तो वहाँ पर कुंडली जो होती है ना वो ऊष्मा का निरसन करती है, और जहाँ पर कुंडली का जो है बाष्पन कुंडली है वहाँ पर क्या होता है, निष्कासन होता है ना। तो इस तरह से ऊष्मा का निष्कासन यहाँ पर होता है और ऊष्मा का निरसन जो है यहाँ पर होता है। अब इसमें एक थोड़ी सी बात देखी होगी आपने, जब हम एसी की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कैसी गति होनी चाहिए, उसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। एसी में क्या होता है ना, टेम्परेचर को सामान्यतः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, नंबर एक बात। आर्द्रता जो है वो आर्द्रता 60 से 70 जो है प्रतिशत के बीच में रखी जाती है। और हम बात करें वायु गति जो है, वायु गति किसके 0.0125 से लेकर 0.0416 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है वायु गति को रखा जाता है सामान्य स्थिति में, है ना। जब हम बात करते हैं वहाँ पर एसी में कुछ लिखा होता है कि टन, कि आप जो है कितने टन की एसी लगवाएंगे, तो वो जो 1 टन 2 टन 3 टन तो इस तरह से होता है। तो उसमें टन का क्या मतलब होता है उसको देखेंगे। तो टन का मतलब होता है 1 टन, यानी 1 टन का मतलब क्या होता है 10 क्विंटल। तो इसका मतलब होता है कि वह जो है एसी में 1 टन का मतलब है कि वह 1 टन यानी 10 क्विंटल जो है द्रवीभूत जल को क्या कर सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे में ठोस में बदल सकता है ना, यानी बर्फ में बदल सकता है। तो यही होता है कि 1 घंटे में अगर वो कह सकते हैं कि जो अगर इस तरह की एसी है कि 1 घंटे में जो है 10 क्विंटल जो जल है उसको क्या कर सकती है, वो 1 घंटे में बर्फ़ बना सकती है ना। तो ये इसका जो है क्षमता होती है 1 टन की। अब जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उतनी जो है अच्छी क्वालिटी होगी उसकी, है ना। तो ये होता है। अब हम बात करेंगे ऊष्मा गति का तृतीय नियम। इसमें क्या होता है इसको भी देख लेते एक बार। इसके अनुसार किसी निकाय के तापमान को परम शून्य तापमान जो AZ-T होता है, यानी 0 मतलब -273 C, यानी जिसे हम 0 केल्विन तक कहते हैं, नहीं घटाया जा सकता। ध्यातव्य है कि निम्न तापिकी यानी क्रायोजेनिक द्वारा जो तापमान है वो 10⁻³ यानी कि लगभग 1000 केल्विन के जो है तक निम्न ताप तक किया जा चुका है, जो कि AZ की काफ़ी निकट है। यह तापमान जो है निम्न ताप रुद्धोष्म का जो है द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा जो है माना जाता है तृतीय नियम के अनुसार। यानी जो है हमारा जो परम शून्य ताप है वो कितना है, हम जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारा अब तक मापा गया है वो है -273 C, है ना, यानी 0 केल्विन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो कार्य करता है वो हमारा ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम होता है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, यानी जो ऊष्मा का हीट का ट्रांसमिशन होता है वो किस तरह से होता है। 3 विधियाँ हैं इसकी, मुख्य रूप से बात करेंगे। देखिए होता है ठोस, ये ठोस यानी सॉरी चालन कंडक्शन, ये अब किस में होता है, ठोस में होता है। यानी ठोस जैसे कोई छड़ है, लोहे की छड़ है, अगर आप यहाँ आग जला रहे हैं तो यहाँ तो गर्म होगी, जैसे जैसे यहाँ गर्म होगी वैसे वैसे जो है उसके बाद में अणु एक दूसरे को गर्म करेंगे, उसके बाद तीसरा अणु गर्म करेगा, इस तरह से अणु एक दूसरे गर्म करते चलाएंगे और अंत में जहाँ हम पकड़े हुए हैं ना वहाँ पर भी हमें गर्म दिखाई देने लगेगा, महसूस होने लगेगा। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, एक अणु दूसरे अणु को क्या कह दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है। तो ये जो ऊष्मा होने के बाद में जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है इसे हम कहते हैं चालन विधि, है ना, ये होता है। अब बात आती है संवहन यानी कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन ये होता है कि जब हम बात करते, देखिए जैसे मान के चलिए ये गैस हो या द्रव हो, जो द्रव की बात करते हैं पहले, ये जो है पानी का एक हमने कोई मटका ले लिया या जो बत्तीला ले लिया, जो भी ले लिया, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हम टेम्परेचर यानी आग जला रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पानी इसमें द्रव है, पानी है, इसको हम जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ के अणु जो जल्दी गर्म हो जाएंगे, उसके बाद में जैसे जैसे ये गर्म होंगे ये ऊपर उठते चले जाएंगे और नीचे जो ऊपर वाले ठंडे वाले वो यहाँ आते चले जाएंगे। इस तरह से जो ये पहले नीचे वाले गर्म होंगे, ऊपर वाले ठंडे होंगे तो ठंडे नीचे आ जाएंगे, गर्म वाले ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से जो है ये आदान प्रदान होता रहेगा, ये कहलाता है हमारा संवहन। तो द्रव का और गैस का जो है इस तरह से संवहन होता है ना। एक होता है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, जैसे मान के चलिए अब हम एक पानी की बात करते हैं, जैसे मान के चलिए ये तालाब है ना। अब ये तालाब है तो तालाब में आपने देखा होगा बाष्पीकरण होता रहता है, यानी भाप बनती रहती है। अब ये भाप कैसे बनी, क्या वहाँ पर कोई आग जला रहा है, नहीं, वो तो कैसे हो रहा है, उसके लिए हम बात करते हैं हमारे पास में ये सूरज है और सूरज की जो किरणें आ रही हैं ना ये इसको भाप बनाती हैं। क्या करती हैं, इसको ये भाप बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ये सूर्य से लेकर के इस पानी तक पहुंच रही हैं, ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये रेडिएशन के माध्यम से हो रहा है ना। तो इसे हम कहेंगे रेडिएशन का जो है ये माध्यम हुआ। अब हम बात करेंगे आगे वो अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अवशोषण क्षमता क्या होती है, जब हम बात करते हैं ना अवशोषण क्षमता की, तो किसी तल द्वारा, कोई भी तल हो तो किसी तल द्वारा कुल विकिरण को जो अगर हम बात करते हैं अवशोषित मात्रा, यानी जो पारदर्शी, पहले हम इसको अवशोषित क्षमता करते हैं, पारदर्शी माध्यम को विकिरण किसी तल द्वारा कुल विकिरण प्रभावित नहीं कर पाता है, बल्कि क्या करता है उसको उल्टा अवशोषित मात्रा और आपतित विकिरण का जो है मात्रा का अनुपात होता है। यानी एक प्रकार से ये समझ लो, पहली बात तो पहला पॉइंट तो यह है, यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखें अलग हो रहा है, इसको समझने अलग कर देते हैं।
पारदर्शी माध्यम को विकिरण किसी तल द्वारा कुल विकृति प्रभावित नहीं कर पाता, ये बात ध्यान रखना। नंबर बात, दूसरी बात क्या होती है, अवशोषण क्षमता होता क्या, उसको समझेंगे। अवशोषण क्षमता होता है किसी तल द्वारा, कोई तल है, ये मान के चलिए कोई तल है, ये तल है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुल विकिरण अवशोषित मात्रा, कुल विकिरण की जितनी भी अवशोषित मात्रा है, ये जो है विकिरण आई और यहाँ पर क्या हो गई, अवशोषित हो गई, है ना, ये अवशोषित हो गई। अब इसके बाद में आपतित मात्रा जो कितनी आई थी और कितनी अवशोषित हो गई, ये मान लीजिए 100 इकाई आई थी और यहाँ 90 इकाई आई, 90 इकाई 100 इकाई यहाँ पर जो है आपतित आई थी, लेकिन ये क्षमता उसकी जो अवशोषण हुई वो कितनी हो गई, 90 इकाई हुई, तो 10 बच गई। इसका मतलब यह है इसकी क्षमता, जो हम कहेंगे कि जिसकी क्षमता है वो 90 ही है ना, तो इसकी क्षमता कितनी है, वो 90 ही है। यानी अनुपात जो है, इसका अनुपात ये माना जाता है कि जो है ये अनुपात क्या है, उसका जितना आपतित हुई और कितनी उसने जो है अवशोषण कर ली, यही चीज़ जो कहती है अवशोषण क्षमता कहलाती है। तो इसका अनुपात क्या हो गया, 100:90, है ना, इस प्रकार से हुआ, नहीं हुआ, तो इस प्रकार से हुआ। तो ये होता है हमारा एक प्रकार से अवशोषण क्षमता। अब उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, उत्सर्जन क्षमता भी कुछ इसी तरह से मानी जाती है, जैसे कि ये मान के चलिए कि किसी तल द्वारा प्रति एकांक से जो क्षेत्रफल होता है उसके द्वारा सेंटीमीटर से प्रति एकांक उत्सर्जित विकिरण, यह विकिरण होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कोई इस तरह से एक क्षेत्रफल है, उसके द्वारा जो है जो हमारी ये इस तरह से जो भी हमारी इसमें ऊर्जा आई है, अब एकांक क्षेत्रफल है, यानी एक कोई क्षेत्रफल मान लीजिए हमने, अब प्रति सेकंड कितनी उत्सर्जन हो रही है इसमें, यहाँ पर क्या विकिरण, तो उसको ये हम कहेंगे कि ये प्रति सेकंड में कितनी जो है यहाँ पर जो ऊष्मा का विकिरण हो रहा है, यानी ऊष्मा की जो उत्सर्जित है वो विकिरण हो रहा है उसका, यानी जो विकिरण आई थी हमारी उसका उत्सर्जन हो रहा है, वही हमारी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यानी जितने हमने जो 1 सेकंड में या 1 मिनट में हमने जो है उत्सर्जन कर दी है, वही हमारी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है ना। तो ये होती है। अब ये किस पर निर्भर करेगी, ये करेगी प्रकृति के तल पर, यानी उसका तल कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका क्षेत्रफल पर और उसकी विकिरण की तरंगदैर्ध्य पर, तो ये इस पर निर्भर करती है। अब आपने देखा होगा कि जो काली और खुदरी तल होता है ना, सबसे अच्छे अवशोषक और उत्सर्जक होते हैं। यानी जो काले और खुदरे होते हैं, यानी कोई भी अवशोषक हैं, यानी जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयला खुदरा और काला भी होता है। तो उसका अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक, सबसे अच्छा अवशोषक भी माना जाएगा और उत्सर्जक भी माना जाएगा। क्योंकि भाई जब ज़्यादा जितने पास, भाई मान के चलिए हमारे पास में 100 रुपये, जब तो हम 100 रुपये खर्च करने की क्षमता रखेंगे, अगर हमारे पास में है ही नहीं तो कैसे रखेंगे। तो वही बात है, जितनी अवशोषक ज़्यादा क्षमता होगी उतनी उत्सर्जन करने की उसकी भी क्षमता होती है। तो यही बात होती है। इसके विपरीत हम क्या बात करते हैं, चमकदार और चिकने तल। यहाँ पर हमने देखा काले और खुरदरे तो सबसे अच्छे अवशोषक और उत्सर्जक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चमकदार और चिकने जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, सबसे ख़राब होते हैं अवशोषक और सबसे ख़राब उत्सर्जक। यानी सबसे जो है ख़राब कैसे होते हैं, अवशोषक होते हैं, और सबसे जो है ख़राब उत्सर्जक भी माने जाते हैं। जैसा मान के चलिए आपने देखा होगा जो चाय का प्याला है, कप है ना, कप होता है चाय का कप, तो वो चिकना होता है, चिकना, है ना। तो चिकना क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है इसको चिकना और चमकदार, ताकि जो है जो हमारी जो बाहर की चीज़, बाहर के जो टेम्परेचर है उसको क्या न कर सके, उसको प्रभावित न कर सके, अवशोषित न कर सके, है ना। और साथ ही साथ जो है जो हमारे पास में ये गर्म चीज़ है ना, उसका जो है क्या ना हो सके, उसका फिर उत्सर्जक भी ना हो सके। तो इसलिए जो है चमकदार और चिकने तल जो हैं सबसे ख़राब और अवशोषक और सबसे ख़राब जो है उत्सर्जक भी माने जाते हैं। तो ये स्थिति हमारी दर्शाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारे तल होते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं ना। तो अब हम बात करेंगे बेतल जो लगभग सभी आपतित किरणों को विकृत कर देती हैं, उसे हम आदर्श यानी आदर्श कृष्णपिंड कहलाते हैं, जैसे काजल। अब ये क्या करते हैं, जितनी भी हमारे आपतित किरणें आई हैं सबको वो क्या करती थी, विकृत कर देती हैं। तो इस तरह का जो होता है हमारा क्या कहलाता है, एक जो है आइडल जो है क्या कहते हैं, ब्लैक मतलब क्या कहते हैं उसको पिंड कहते हैं ना। तो ब्लैक जो है आइटम होता है हमारे पास में वही, है ना। तो ये होता है, ये काजल इसका मुख्य उदाहरण है, ख़ास तौर से लिया जाता है। अब आता है हमारा चिरकाफ का नियम, इसको एक बार देख लेते हैं। 2 ही नियम बचे हुए हैं, बस ये खत्म हो चुका है लगभग। चिरकाफ का नियम क्या बताता है, इसके अनुसार ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था। खाना पकाने की तली काली बनाते हैं। देखिए चिरकाफ का नियम बताता है जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं ना, तो उसको कैसे बनाते हैं, जैसे भगोना ले लीजिए, भगोना आमतौर में कहते हैं पतीला। तो अब इसको क्या बनते हैं, हम काला बनाया जाता है। या आप जो है आपने देखा होगा जो रोटी पकाने के लिए तवा यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, तो उसका जो खुरदरा नीचे खुरदरा और काला बनाया जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, खाना पकाने के तली और काले बनाए जाते हैं, क्योंकि अवशोषक जितना अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो ये है। कप और बोतल बाहरी पृष्ठ कैसे होते हैं, काले, है ना। कप और बोतलों के बाहरी पृष्ठ कैसे, काले। अभी क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण यही है।
धूप से बचने के हेतु छाते से सफ़ेद होना। जो छाते का जो है सफ़ेद का यूज़ होना जो है हम बताते हैं क्या, जो हमें जो है यूज़ करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अब हमें कैसा यूज़ करना चाहिए, सफ़ेद रंग का, ठीक है ना। तो ये है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जब ये सफ़ेद रंग होगा तो काला क्या होता है, अवशोषक भी होता है और उत्सर्जक भी होता है। और जब हम सफ़ेद लगा देंगे तो भैया वो अवशोषण ही नहीं कर पाएगा, तो उत्सर्जक कहाँ से करेगा। तो हमारा ये होता है यूज़, है ना। तो धूप से बचने के लिए है तो छाते का सफ़ेद मतलब सफ़ेद बनाया जाता है। और बात करते हैं गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, है ना, क्योंकि जब सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो ऊष्मा को जितनी है हमारे पास में जो अवशोषित मतलब होने की क्षमता मतलब संभावना रहती है उसे कम से कम अवशोषित करे वो। तो जब अवशोषित कम करेगा तो उत्सर्जन भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है हम इसलिए कपड़े जो है सफ़ेद रंग के पहनते हैं, ताकि जो है हमें कम से कम जो है गर्मी का जो उष्णता है उसको जो है अवशोषक कम से कम हो सके। तो ये चिरकाफ के नियम के उदाहरण हैं, ये हमने देखा। अच्छा, हम बात करेंगे अब यहाँ पर न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और ये अंत में हम लगभग पहुँच चुके हैं, ये लास्ट है। न्यूटन का शीतलन का नियम, इसके तहत कोई पिंड जितना अधिक तेजी से गर्म होता है वह उतना ही तेजी से ठंडा भी होता है। इसके गर्म और ठंडा होने की दर भी उसी क्रम में होती है, लेकिन यह प्रकृति और क्षेत्र पर निर्भर करती है। जैसे हम जानते हैं कि जो जितना न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है कि जो पिंड जितना जो है अधिक तेजी से गर्म होगा वह पिंड उतनी ही तेज़ी से ठंडा भी होता है। इसके गर्म और ठंडा होने की दर भी उसी क्रम में होती है, लेकिन यह प्रकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु वर्ष भर लगभग समान बनी रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है, यही है ना। इसके बाद यह समुद्र से दूर स्थानों पर दिन और रात के तापों में बहुत अंतर दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है, न्यूटन का शीतलन का नियम है ना। इसके साथ ही साथ और क्या है, समुद्र के पास वाले स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे आप, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि बताया ना अभी, जितना तेज़ी से गर्म, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है उसी आधार पर, या धीरे धीरे अगर तेज़ी से गर्म होगा तो तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। तो इस आधार पर जो है ये शीतलन का नियम काम करता है। और इसमें जो है हमने ये मुख्य उदाहरण देखे, समुद्र तटीय क्षेत्रों की जलवायु वर्ष भर जो है लगभग समान बनी रहना, समुद्र से दूर स्थानों पर जो है दिन रात के तापों में बहुत अंतर होना, और समुद्र के पास वाले स्थानों पर दिन रात तापमान में बहुत कम अंतर होना। तो ये हमने न्यूटन का शीतलन का नियम देखा। तो इस तरह से जो है ये हमने ये पूरा लगभग पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है ऊष्मा का। और ऊष्मा से जितने भी प्रकार से जो हमने जितने भी आयाम थे हमने इसको समझने और जानने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका ये जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस मैं यही रोकूँगा, और जाने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसको भी दबा दें। साथ ही साथ जो, क्योंकि ये जो अगर हम वीडियो डालते हैं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।